हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। आज की क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी इसका पेपर चौथा है हमारा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग अपना चौथा पेपर देखेंगे। देखें, सारे के सारे हमने जैसा कि पहले भी बता रखा है, एग्जाम के ही क्वेश्चन है। यहाँ पे एक भी एक्सरसाइज नहीं है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एक्सरसाइज दिया गया, सब एग्जाम के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर रेलवे में देखने को मिलते हैं, आसान ही रहते हैं सारे के सारे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन आपको अच्छे मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अच्छा होता ही नहीं है। वो 2-4 क्वेश्चन उसमें दे ही देते हैं फंसाने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिलहाल अपने क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यापारी अपनी वस्तुएं उसके लागत मूल्य से 20% ज़्यादा पर अंकित करता है। वह उन पर कुछ छूट देकर भी 12% का लाभ कमा लेता है। तदनुसार वह छूट की दर कितनी? देखो, अब ये सब जो सवाल है हमने आप लोगों को डिस्काउंट चैप्टर पढ़ा रखा है, उसका फ्री वीडियो इसी चैनल पे डला हुआ है। अगर आप डिस्काउंट चैप्टर को आप जाके पढ़ लेंगे तो वहाँ पे हमने इसका बेसिक तरीका भी बताया हुआ है और ट्रिक भी बताया हुआ है। ठीक है ना, फिलहाल यहाँ पे मैं फिर से एक बार दोनों तरीके बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको दोनों जानना है, वहाँ पे आप लोग पढ़ लेंगे तो इस टाइप के कई क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सवाल को। देखो, सबसे पहले इसमें कहा है व्यापारी अपनी वस्तुएं उनके लागत मूल्य से 20% ज़्यादा पर अंकित करता है। कितने परसेंट ज़्यादा पर अंकित करता है? 20%। मतलब अगर उसने 100 रुपये का सामान खरीदा है तो उसको 120 रुपये उस पर लिखा होगा। वह उन पर कुछ छूट देकर भी 12% का लाभ कमा लेता है। अब 12% का लाभ कमाने का क्या मतलब है? अगर उसने 100 रुपये खर्च करके सामान को लाया था तो 112 रुपये में बेचा है, 112 रुपये में बेचा है, तो भाई हमें बताना उसने कितनी छूट दिया है। तो आइए देखते हैं छूट परसेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो, बेसिक तरीका पहले बता रहे हैं, बिल्कुल 100 मान के। परसेंटेज हुआ, चाहे SICI हुआ या फिर डिस्काउंट हुआ या फिर प्रॉफिट लॉस हुआ, इन सारे चैप्टर को हम लोग 100 मान के पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ भी आओ, देखो 100 मान के कैसे लगाते हैं। हमने कहा कि उसका अंकित मूल्य जो था वो 20% ज़्यादा है, तो हम लोग सबसे पहले अपना क्रय मूल्य लेंगे, क्योंकि जो हमारी तुलना होती है वो हमेशा क्रय मूल्य से ही किया जाता है। जब हमें लाभ और हानि की तुलना की जाती है तो हम लोग हमेशा अपने CP से ही करते हैं। जितने में वस्तु को खरीदे होते हैं, अगर उससे कम में बेचते हैं तो हमें समझ में आता है कि हानि हुई है, अगर उससे ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें लाभ हुआ है। ठीक है ना, तो हमेशा जो तुलना होती है वो क्रय मूल्य पे ही होती है, इसलिए हम लोग क्रय मूल्य को ही लेके चलेंगे। हम लोग मानेंगे क्रय मूल्य हमारा 100% था, चाहे 100% मान लेते हैं या फिर 100 रुपये मान लेते हैं, बात दोनों की है। यहाँ पे 100, अगर क्रय मूल्य 100 था तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है, मतलब लागत मतलब उसका CP इससे 20% ज्यादा MP है। तो अगर हम MP, ठीक है ना, मतलब अंकित मूल्य, अगर इसकी बात करें तो 20% ज्यादा मतलब 100 से 20 रुपये ज्यादा, तो कितना? 120 रुपये। अब बताओ, आपका MP आ गया 120 रुपये। अभी देखो आगे दिया है, अब इसी MP पे भाई जब आपको छूट दी जाती है ना तो MRP पे ही आपको छूट दी जाती है। किसी चीज का अगर MRP को दिया हुआ है तो आपको डिस्काउंट उसी पे दिया जाता है। ठीक है ना, MRP पे ही डिस्काउंट मिलता है हमेशा। तो वह उसे कुछ छूट देने के बाद 12% लाभ पर बेच देता, मतलब इसी MRP पे उसने कुछ छूट दिया, फिर भी उसे 12% का लाभ हुआ है। अगर उसे 12% का लाभ हुआ है, इसका मतलब अगर 100 रुपए की सामान है तो पक्का उसने 112 रुपए में बेचा होगा। तो आप बताओ, यहाँ से अगर SP की हम बात करें, मतलब सेलिंग प्राइस उसका कितना? 112 में बेचा होगा भाई, तभी तो 12% का लाभ होगा। जब 100 का सामान 112 में बेचेगा तभी ना 12 का लाभ होगा। चलो, ये हुआ लाभ। अब हमें बताना है छूट की दर कितनी है। देखो, आप छूट के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, SP बराबर MP और 100 माइनस D और बटा 100। ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं क्या? अंकित मूल्य में और विक्रय मूल्य में संबंध होता है। SP इक्वल टू MP 100 माइनस D बाई 100। आप इसी को यहाँ पे लगा सकते हो, इसी को यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है ना, या अगर आपको इसको नहीं लगाना है तो आपको छूट निकालना है। तो देखो, डायरेक्ट छूट परसेंट का जो छूट प्रतिशत का जो फार्मूला हमारा होता है, ये बराबर होता है छूट और गुणे 100 और बटा क्या? MP। जो छूट, हमने कहा कि छूट की तुलना हमेशा डिस्काउंट की तुलना अंकित मूल्य पे की जाती है, लेकिन लाभ हानि की तुलना क्रय मूल्य पे किया जाता है।
तो छूट परसेंट बराबर छूट गुणे 100 बटा अंकित मूल्य। अब देखो छूट कितने की छूट हुआ, 120 का सामान 112 में बेचा गया तो 8 का छूट हुआ। भाई 120 का सामान 112 में बेचा गया, 8 रुपए की छूट मिली, और गुणे 100 और बटा एमपी कितना है 120, एमपी कितना है 120 रुपए। अब देखो आप 4 से इसको काट लो, 8 से पूरा पूरा काट लो, 8 एक 8 और 8 पंचे 40, 5 से इसको काट लो 3 बार है, 5 से 100 को काटोगे तो 20 बार में। आपका क्या है 20/3, 20/3 का मतलब क्या 6 सही 2/3%। छूट कितना 6 सही 2/3%। तो देखो ये आपका पहला वाला ऑप्शन जो दिया गया है 6 सही 2/3%, यही हमारा क्या हो जाएगा छूट की परसेंट हो जाएगी। ठीक, तो ये तो था हमारा बेसिक तरीका, बहुत ही आसान है। अगर इसको आप लोग एक बार समझ जाओ ना तो किसी फार्मूले और की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, फटाफट ये सब काम हम लोग अपने मन में करके समझ जाते हैं, सीधे यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं ट्रिक। हमने बताया ये तो था बेसिक मेथड, इसका हमने ट्रिक आप लोगों को बता रखा था। क्या बता रखा था कि देखो 20% ज्यादा, प्रतिशत वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी, इसके लिए हमने क्या बताया था, हमारा था P + D × 100, P + D × 100 और बटा में 100 - D। ये था हमारा ट्रिक, परसेंट वृद्धि या कमी, कभी कभी कमी होती कभी कभी वृद्धि, जो भी रहेगा P + D × 100/100 - D। P क्या होता है हमारा लाभ होता है, D क्या होता है हमारा छूट होता है। ठीक है ना, और बाकी 100 तो आपको पता ही है। अब देखो परसेंट वृद्धि या कमी, ये अंकित मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी है। जो परसेंट वृद्धि या कमी है ना किसमें है, अंकित मूल्य परसेंट वृद्धि या कमी है। तो आप बताओ अंकित मूल्य को 20% ज्यादा किया गया है, मतलब वृद्धि कितने की 20 की, 20 बराबर P + D, 20% का लाभ हो रहा है और छूट बताना है, मतलब D हमें निकालना है, लाभ 20% है, P का मान 20% है, सॉरी P का मान कितना है 20% है, नहीं P का मान है 12% का लाभ हुआ है, 12 + D और इंटू 100 और डिवाइड बाई कितना 100 - D। भाई आपको D तो निकालना है 100 - D। अब इस आप 20 से इसको काट लो 100 को 5 बार में, इस 100 - D को इधर कर लो तो ये हो जाएगा 100 - D बराबर 12 पंचे 60 - 5D। अब देखो 5D आप इधर लाओगे या D को उधर लेके जाओगे, हम 5D को इधर लाएंगे तो ये 5D और D क्या होगा घट जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है, आप इस D को उधर लेके जाओ तो ये इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 और 1 कितना 6D हो जाएगा, आपका 6D आ गया इक्वल टू। अब देखो इस 60 को इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 60 चला जाएगा, कितना बचेगा 40 बचेगा, 40 बचेगा ना। तो D बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ देखें D बराबर आपका क्या निकल के आया 20/3। भाई आप 2 से यहाँ काट दो 3 बार में, 2 से यहाँ काट दो 20 बार में, तो आपका आ गया 20/3, मतलब ये क्या होता 16 सही 2/3%, सॉरी 6 सही 2/3%, कितना होता है यही 6 सही 2/3%। तो यही हमारा 6 सही 2/3% ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला देखें, ये कहा गया है, क्वेश्चन क्या दिया है, कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार कितना है 36 किलोग्राम है। यदि बक्से का भार और कागज के बंडलों के भार का अनुपात क्रमशः 3:22 हो, किसका किसका, बक्से का भार और कागज के बंडलों का भार, इनमें कितना रेशियो है 3:22। तो उन कागजों का भार बताइए, कागज का भार देखो, इसको अनुपातिक विभाजन कर दो, कुछ भी नहीं है। आप क्या करो ना, आप इसको मान लो 3x और इसको मान लो 22x, ये हो गया हमारा 3x और दूसरा हो गया क्या 22x। भाई अनुपात दिया है भारों का, ये बक्से का भार है ये कागज का भार है, तो हम इसका वास्तविक भार मान लिए, इसका 3x, बक्से का भार, बक्से का भार कितना, बक्सा हो गया हमारा 3x kg, और ये जो था कागज का बंडल, और कागज हमारा हो गया कितना 2x kg। अब बताओ ये पूरा का पूरा भार कितना हो गया 22 3 25x हुआ ना, और यही पूरा का पूरा भार कितना दिया है कागज के बंडल और बक्से का 36, मतलब 25x बराबर कितना 36। तो यहाँ से x बराबर आपका क्या आएगा
36/25 किलोग्राम। 36/25 किलोग्राम इतना केजी, ये तो x का मान आ गया। हमें क्या निकालना था, कागज का भार बताइए। तो कागज का भार कितना है, कागज का भार आप बताओ, 22 केजी है ना। कागज का भार कितना है, 22x है। तो x के स्थान पे यहाँ 22 रखेंगे तो कागज का भार कितना आ जाएगा, कागज वाला आपका कितना हो जाएगा, 22 गुणे x का मान क्या आया है 36/25, इतना किलोग्राम आएगा। लेकिन जो आपको बताना है ना वो आंसर बताना है ग्राम में, और ग्राम में बताना है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना, 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो ये किलोग्राम में आया है, इसी में अगर हम 1000 का गुणा कर दें तो ये ग्राम बन गया। अब 25 से इसको काट लो 4 बार में, और इनका पूरा का आपस में गुणा करा लो। तो 31,680 ग्राम, इतना क्या आ जाएगा, 31,680 ग्राम। अब 31,680 ये है चौथा वाला, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई, 31,680 ग्राम हो जाएगा। चलो आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, देखो क्या कहा गया है, 34, 22, 21, 3 और डबल स्टार। इसमें देखो आपका क्या दिया है, 3 4 3 4 2 2 1 3, और फिर आपका स्टार बना हुआ है। स्टार का मतलब 2 बार स्टार बना हुआ है। यहाँ पे कोई अंक है, यहाँ पे कोई अंक है की जगह क्रमशः, मतलब इस स्टार की जगह दिया है ना, कौन सा अंक आएगा कि यह संख्या 99 से पूरा पूरा कट जाएगी। अब 99 का क्या मतलब होता है, 99 का मतलब होता है 11 × 9, 11 गुणे 9। मतलब वो संख्या 11 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए, तभी वो 99 से पूरा पूरा कटेगी। 11 का नियम क्या है विभाजन का, 9 का नियम क्या है। तो इसी चैनल पे हमने आपको एक क्लास लिया है, बेसिक, हमारा बेसिक था, जिसमें हमने विभाजन का नियम करके शायद दिया होगा, उस पर थंबनेल लगा होगा, तो उसको आप लोग जाके देख लो। वहां पे हमने 1 से लेके शुरू किया है और 101 तक संख्याएं कैसे कैसे कौन कौन सी संख्या किससे किससे कटेगी, पूरा का पूरा हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहां पे आप लोग देख लेना। फिलहाल यहाँ पे मैं इसको बता दे रहा हूँ, आया है क्वेश्चन। तो देखो हमने कहा अब इसका मतलब ये संख्या हमारा 11 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। 11 से कटने का नियम और 9 से कटने का नियम। 9 से कटने का तो सीधा सीधा यही नियम है कि संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाएगी, चाहे जितनी बड़ी हो। तो आप देखो, सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि कौन कौन सा अंक रखें कि संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाए। देखो 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 13, 13 14 और 14 3 17, 17 आया। डबल स्टार है, डबल स्टार है, इसका मतलब अगर हम पहले ऑप्शन को मानो तो 1 और 9 रखा जाएगा, 9 और 1 10 और 17 10 27, 27 9 से कट जाएगा, क्या कट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 27, मतलब पहला ऑप्शन हो सकता है। अब आते हैं दूसरे पे, हमारा 17 आया था ना, 7 और 3 10, तो ये भी कट जाएगा 9 से। अगर इसको रखेंगे 6 4 10 तो भी कट जाएगा, 5 5 10 तो भी कट जाएगा। अब 9 से तो बात बनी नहीं हमारी, 9 वाला कहानी खत्म, क्योंकि 9 से सारे के सारे कट रहे हैं। अब 11 का नियम देखते हैं भाई, 11 का नियम भी चेक करेंगे। 11 का नियम क्या होता है, यदि संख्या के एकांतर क्रम में दिए गए अंकों का योगफल, संख्या के एकांतर क्रम, एकांतर क्रम का क्या मतलब है, देखो एकांतर क्रम का क्या मतलब है, ऐसे संख्या के एकांतर क्रम में दिए गए अंकों का योगफल कर लो, ऐसे एकांतर क्रम वाला, ठीक है ना, एकांतर क्रम वाला, इनका योगफल कर लो और फिर इन दोनों का अंतर कर लो। अंतर करने के बाद या तो 0 आए तो भी 11 से कट जाएगी, या तो 11 का मल्टीपल आए तो भी 11 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग, देखते हैं इसको। देखो 3 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 और प्लस स्टार, 10 और प्लस स्टार, ये आया यहाँ पे। दूसरा देखते हैं हम लोग, 4 4 2 6, 6 1 7, 7 और प्लस स्टार, 7 और प्लस स्टार। अब बताओ हमें स्टार के स्थान पे संख्याएं रखनी है, तो आइए पहले ऑप्शन से हम शुरू करते हैं रखना। ऑप्शन से काम थोड़ा आसान हो जाता है।
तो पहले ऑप्शन में हमारा दिया है 1 और 9। अब ये बताओ, सबसे पहले अगर हम एक जगह 1 रखेंगे और एक जगह हमें 9 रखना है, ठीक है ना। हमने ऐसे ऐसे देखा तो ये हमारा कितना है 3 2 5 5 2 7 7 3 10 और ये स्टार 3 4 2 2 2 1 3 और डबल स्टार। चलिए ऐसे देखा तो हमारा 10 प्लस स्टार आया और ऐसे देखा तो हमने 7 प्लस स्टार आया। चलिए स्टार के स्थान पे जब हम लोग 1 रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा 10 और 1 11, ये तो हो गया 11, ठीक है ना। और यहाँ 9 और 7 16, 16 आ गया। अब हमने कहा है कि इन दोनों का अंतर क्या हो, या तो 11 से कट जाए, यही तो संख्या के एकांतर क्रम में लिखे अंकों का योगफल, एकांतर क्रम में लिखे अंकों के योगफल का अंतर या तो 11 से कट जाए या तो 0 आ जाए, तो बात क्या होगी हमारी बन जाएगी, ठीक है ना। तो बातें क्या होगी सही हो जाएगी। तो इसको देखो फिर से एक बार जोड़ लो, देखते हैं क्या आएगा। 3 2 देखो 3 2 5 5 2 7 7 3 10 और 10 और प्लस स्टार, एक तो आया हमारा 10 और प्लस स्टार, ठीक है। और दूसरा हमारा आ जाएगा 4 4 2 6 6 1 7 और 7 प्लस स्टार, यही है हमारा। इसी में हमें मान रखना है, इसी में हमें एक एक रख के चेक करना पड़ेगा कि कब 11 से ये कट जाएगी, ठीक है ना। कब 11 से ये 11 से कट जाएगी या इनका अंतर कब 11 आ जाएगा। तो आप बताओ क्या क्या रखें हम लोग, क्या क्या रखें यहाँ पे कि ऐसा हो जाए। चलिए अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग 1 रखेंगे पहला तो 7 और 1 ये 8 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग 9 रखेंगे तो 10 और 9 19 हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर अंतर देखें 8 और 19, 8 और 19 का अगर अब हम लोग अंतर निकालें तो मतलब 19 माइनस 8 करेंगे, अंतर क्या कितना आएगा 11, 11 आया ना। तो हमने कहा या तो अगर 11 आ जाए तो 11 11 से कट ही जाएगा, या तो 0 आ जाए तो 11 आ गया, मतलब पहला वाला ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। पहला वाला ऑप्शन ही हमारा क्या है सही है, ठीक है ना। तो अब आगे चेक नहीं करेंगे, तो इसका मतलब 1 और 9 अगर रखेंगे तो संख्या ये पूरी पूरी 11 से कट जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं। अब इसके अलावा अगर आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे रखोगे ना तो ऐसा होगा ही नहीं, क्या होगा ऐसा जो है होगा ही नहीं कि ये कंडीशन अप्लाई हो जाए, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन हमारा, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1000 से घटाए जाने पर शेषफल को 32 36 और 48 और 54 से भाग दिया जा सकता है। अच्छा 1000 नहीं, ये 10,000 होगा, यहाँ पे 10,000 कर लो क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दी हुई हैं, 8000 9000 ऐसे दिया हुआ, तो मतलब वहाँ पे 10,000 ही रहा होगा, ठीक है ना। उसको बना लेना आप लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000 रहेगा। चलिए मतलब हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसे 10,000 से जब घटाया जाए तो जो शेष बचता है वो 32 36 48 और 54 से कट जाए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं 32 36 48 और 54 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं एलसीएम, क्योंकि इनका जो एलसीएम होता है वो अपनी संख्याओं को पूरा पूरा काट देता है। संख्याओं के एलसीएम जो है सॉरी वो अपनी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाता है। तो आइए इनका एलसीएम लेते हैं, किसका किसका 32 36 48 और 54 का। तो इनका हम लोग क्या ले लेते हैं एलसीएम, इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, हमने एलसीएम का तरीका बताया था, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या का फैक्टर कर दो। तो 54 का 27 दूना 54 होता है ना, और 27 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 27 और गुणे 2 हो गया। अब इसके बाद 48 है, तो 48 का मतलब कितना 16 और 3 का गुणा 48, 2 तो आ ही गया है 3 भी आ गया है, गुणे 2 और गुणे 2 8 हो गया और गुणे 2, ये देखो 16 हो गया, 16 3 48 हो गया। 36 मतलब 9 गुणे 4, देखो 3 और 3 9 और 2 और 2 4, 36 भी आ गया। 32 8 चौके 32 मतलब 2 4 8 16, 1 2 की कमी है तो उसको भी ला दो, ये हो गया 32। अब इन्हीं का मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही क्या हो जाएगा इनका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो ये देखो 3 3 9 3 27, इधर 2 4 8 16 32, मतलब 27 गुणे 32, इन्हीं का आप आपस में गुणा कर लो। ये 27 दूनी 54, 4, आपका शेष कितना बचा
5, ये देखो 27 3 81, 81 और 5 86। तो जो आपका है ना 864, वो ऐसी संख्या जो इन तीनों से पूरा पूरा कटेगी। तो इसका मतलब हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, तो हम लोग 1000 में से 864 घटा देते हैं। 1000 में से 864 घटाने के बाद जो हमें मिलेगा वही जब हम 1000 में से फिर घटाएंगे तो 864 आ जाएगा, जो कि इनसे पूरा पूरा कट जाएगा। तो आइए अभिष्ट संख्या हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, अपना आंसर ज्ञात कर लेते हैं। संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 10,000 है माइनस 864। तो देख लो अब इनको माइनस करने के बाद क्या आता है, देख लो, इनको माइनस कर लो। 10 में से 4 गया कितना 6, और यहाँ देखो 9 में से 6 गया 3, और यहाँ बचे 9, 9 में से आपका 8 गया कितना 1, और वहाँ पे बचे कितना 9, मतलब 91 9136। ये देखो तीसरा वाला ऑप्शन है। अगर 91 36 को हम लोग 10,000 में से घटा दें तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, जो शेषफल हमारा आएगा वो इनसे पूरा पूरा कट जाएगा। यही हमें बताना था, ठीक है ना, इसी को बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते। अगला सवाल ये देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ही बहुत ब्लर हो गया है, दिख नहीं रहा होगा ठीक से। देखिए हम बता दे रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं, सुन ले। 2x माइनस 3y का वर्ग माइनस 7 कॉमन 2x माइनस 3y और माइनस 30 का एक गुणनखंड है। ये क्या है, ये माइनस 30 है, ये 30 है, ठीक है ना, का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड मतलब क्या होता है, फैक्टर मतलब ये होता है कि अब अगर इसका इसमें से जो भी फैक्टर होगा वो इसको पूरा पूरा काटेगा। क्या करेगा, उसको पूरा पूरा काटेगा। आप ना अब क्या करो, यहाँ से देखो हमें क्या करना है, देखो हम क्वेश्चन पूरा पूरा लिख दे रहे हैं। दिया हुआ है 2x माइनस 3y इसका वर्ग और माइनस 7 2x माइनस 3y और माइनस 30, ये हमारा दिया हुआ था। देखो इसमें से क्या करूँ ना, इन दोनों में आप देखोगे, इन दोनों में आप जब देखोगे, या तो आप ऐसा कर लो कि इसका पूरा का पूरा एक्सपेंशन कर लो, इसका आप विस्तार कर लो तो भी ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप क्या करो, इन दोनों में देख रहे हो ये चीज़ दोनों में है तो ये चीज़ कॉमन है, इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो देखो हमारा क्या बन जाएगा, 2x माइनस 3y को जब हम लोग बाहर करेंगे एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2x माइनस 3y बचा, और यहाँ पे माइनस का 7 बचा। यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 7 बचा, और इधर क्या हुआ है आपका माइनस 30 है, तो ये माइनस 30 अलग। हमने क्या किया, इनमें से कॉमन किया है, इनमें से इतने में से कॉमन किया है। अब देखो आगे, देखो क्या हो जाएगा, आगे हमें इसमें से कोई ना कोई एक जरूर आएगा इसका फैक्टर, ठीक है ना। तो देखो 2x माइनस 3y और माइनस 7 एक में आया है, या तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसका विस्तार कर दो, इसका एक्सपेंशन कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दो यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और फिर प्लस 9y स्क्वायर, और फिर आगे क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर, और फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, कितना माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 xy और माइनस 7 दूनी 14x और माइनस 7 त्रिक 21y और माइनस 30, ये दिया हुआ था। इतना काम किया है, ठीक है ना, इतना काम किया गया है। अब इनमें देखो क्या करना है कि x इधर हम लोग कर लेते हैं और y एक साथ कर लेते हैं, इसको और ये y वाला इसके साथ, नहीं 9 से ऐसे हो नहीं पाएगा। देख लेते हैं फिर से एक बार, इसको क्या दिया हुआ 2x माइनस 3y का वर्ग, फिर माइनस 7 है, यहाँ पे स्क्वायर तो लगा नहीं है, माइनस 2x माइनस 3y और फिर माइनस का 30 दिया है, का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। यहाँ पे इस सवाल में देखें कैसे हो जाएगा, यहाँ पे इसका हमें फैक्टर बताना है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से अगर यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस 3y बचेगा और वहाँ माइनस 7, 2x माइनस 3y माइनस 7 और उधर माइनस का 30, नहीं हो नहीं पाएगा, ठीक है ना।
ये हो नहीं पाएगा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इसको हम बाद में देख लेंगे। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो सकता है, कभी कभी क्वेश्चन गलत रहता है तो हम लोग लगा नहीं पाते, ठीक है ना। चलिए, उसको हम बाद में चेक कर लेंगे क्वेश्चन सही है कि गलत। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस धात्विक बेलन को बनाने के लिए 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने ठोस गोलों को पिघलाना पड़ेगा। अब देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का जो आयतन होता है ना, जितना जिसका आयतन होता है उतना उससे गोला बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक 45 सेंटीमीटर का है ऊंचाई का और 4 सेंटीमीटर व्यास वाला धात्विक बेलन है। बेलन मतलब क्या, ये है। और इसका अगर हम लोग आयतन देखें, आयतन मतलब वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। ये बेलन हो गया। अब इस बेलन से हमें 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोले बनाने हैं। गोला मतलब ये हमारा होता है गोला, गोला ये है हमारा क्या, गोला, ठीक है ना, ये है हमारा गोला। अब इस गोले का जो वॉल्यूम होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर घात 3। अब देखो भाई, जितना आयतन इसका रहेगा उतना ही आयतन इसका भी रहेगा, आयतन बराबर रहना चाहिए, ठीक है ना। बाकी वही है कि जब छोटे छोटे आयतन का कोई चीज बनेगा तो उसमें ज्यादा चीजें बन जाएगी, जैसे गोला छोटा छोटा बनेगा तो ज्यादा बन जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग। देखो, इसका आयतन और इसका आयतन, क्योंकि इसी से क्या बनाना है, गोला बनाना है। तो हम लोग देखें, अगर बेलन का आयतन कितना है, बेलन का आयतन दिया है पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, आर व्यास क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर व्यास। अगर व्यास 4 सेंटीमीटर है तो इस बेलन की जो है वो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 × 2 इंटू एच कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर, 45 दिया हुआ है, ठीक है ना, बराबर, ये इसका आयतन हुआ बराबर। हम लोग मान रहे हैं कि n क्या होगा, n गोले प्राप्त होंगे, n गोले प्राप्त होंगे, इंटू एक गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई आर की घात 3। आर कितना है, 6 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी, 3 की घात 3, ठीक है ना। चलिए, यहां से अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो, 3 से तो यहां से 3 की घात 1 कट जाएगी, 3 पे घात 2 बचेगा, और 3 त्रिका 9 और 9 बचे 45, और ये 2 दूना 4, ये पाई से पाई कट गया। तो हमें क्या बताना था, n बराबर कितना, देखो इधर 5 बचा है ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 5, मतलब 5 गोले क्या होंगे, प्राप्त किए जाएंगे। तो 5, ये देखो पहले ऑप्शन में हमारा 5 आंसर हो जाएगा, 5 गोले हमें प्राप्त हो सकते हैं। चलिए, आते हैं अगले सवाल पे। ये देखो क्या दिया हुआ है, क्या दिया गया है क्वेश्चन, एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज खींचा जाए, एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज खींचा जाए तो त्रिभुज की भुजा और वृत्त के व्यास का अनुपात होगा। ये कोई वृत्त है, सर्कल, इसमें समबाहु त्रिभुज खींचा गया। समबाहु त्रिभुज मतलब प्रॉपर्टी पता है ना, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या हो, बराबर होती हैं, समबाहु होता है। चलो, अगर समबाहु त्रिभुज है तो हमें बताना है वृत्त के व्यास का अनुपात, त्रिभुज की भुजा और वृत्त के व्यास का अनुपात। तो अगर हम लोग माने वृत्त का व्यास क्या है, ये है r, अगर वृत्त का व्यास r है तो आप बताओ, यहां से अगर हम ऐसे कर दें तो क्या ये हमें लग रहा है इसका परिवृत्त है समबाहु त्रिभुज का, परि मतलब बाहर वृत्त बना हुआ है, ठीक है ना, बाहर वृत्त बना हुआ। और समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त का क्षेत्र त्रिज्या क्या होती है, जब भी परिवृत्त ज्ञात करना होता है तो हमारा त्रिज्या r, परिवृत्त की त्रिज्या r बराबर होती है a मतलब क्या, ये अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा a है, a/√3, ये होती है समबाहु त्रिभुज अगर कोई है और उसके बाहर कोई सर्कल ऐसे बनाया गया है तो त्रिज्या और उसकी भुजा में क्या होता है, संबंध होता है, तो ये हो जाएगा। अब देखो, हमें बताना है क्या, त्रिभुज की भुजा। सबसे पहले तो हम इसकी भुजा और त्रिज्या का संबंध निकाल लेते हैं। त्रिभुज की भुजा a/r, a/r बराबर क्या आ जाएगा, a/r √3 अनुपात 1, √3 अनुपात 1 आ जाएगा।
लेकिन हमें आर का नहीं, हमें ब्याज का समझ पता है 2r। तो जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/√3/2। भुजा और व्यास का संबंध क्या हो जाएगा √3/2। तो यही आपका सेकंड वाला आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला आंसर। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। देखो क्या दिया है, बहुत लंबा चौड़ा सवाल लग रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, रमेश के पास 10,000 रुपए थे, उसमें से उसने कुछ रुपए पी को 2 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज पर उधार दिए। उसने बचे हुए रुपए को क्यू को समान वर्ष के लिए 18% के साधारण ब्याज पर उधार दिया। 2 वर्ष पश्चात रमेश को पता चला कि पी ने क्यू की तुलना में 360 रुपए ब्याज के रूप में अधिक दिए हैं। तो बताइए रमेश ने पी को कितने रुपए उधार दिए थे। देखो बहुत ही आसान सवाल है, देखने में इतना बड़ा लग रहा है ना, वास्तव में इतना लंबा चौड़ा इसमें कोई मतलब नहीं है। देखो हमें ब्याज दिया हुआ है, किसका ब्याज दिया हुआ है, कहा है 2 वर्ष के पश्चात रमेश को पता चला कि पी ने उसे क्यू की तुलना में इतना रुपए ज्यादा ब्याज दिया है। मतलब पी का ब्याज अगर हम यहाँ देखें तो देखो पी का ब्याज, पी का एसआई साधारण ब्याज की बात है, माइनस क्यू की एसआई माइनस क्यू का ब्याज बराबर कितना है अंतर 360। भाई 360 पी ने ज्यादा दिया है तो पी के ब्याज में से क्यू का ब्याज घटाने क्या आएगा 360 आएगा। और पी का ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 हो जाएगा। हमें क्यू को कितने रुपए दिया गया ये बताना है, तो हम लोग मान ले रहे हैं क्यू को कितना दिया गया, क्यू को दिया गया x रुपए। अगर क्यू को x रुपए दिया गया तो पी को कितना रुपए दिया गया होगा, टोटल रुपए दिया गया था 10,000, तो 10,000 माइनस x रुपए पी को दिया गया होगा। आइए रख देते हैं, काम हो जाएगा। पी का ब्याज क्या हो जाएगा, पी का मूलधन कितना है 10,000 माइनस x और गुणे पी की दर कितनी है, पी को देखो, पी को 2 वर्ष के लिए 15%, पी का समय है 2 वर्ष और दर है 15%, समय है 2 वर्ष और बटा क्या बटा 100, माइनस क्यू का मूलधन, क्यू को x रुपए दिया गया है, गुणे दर है 15%, गुणे समय है 2 वर्ष और बटा 100, और यही बराबर कितना है 360 के, यही बराबर कितना है 360 के। अब यहाँ देखो 15 दूना 30 और 15 दूना 30, इस 30 से इसको आप काट लो कितनी बार में, 30 से कितनी बार में कटेगा, देखो 30 से कटे 3 1 के 3 दूनी 12 बार में, 12 बार में कट गया। अब इस 100 का इधर आप गुणा करा लो तो ये क्या हो जाएगा 10,000, यहाँ पे 0 और रहेगा, माइनस x 10,000 माइनस x, 10,000 माइनस x और माइनस x और ये बराबर 12, लिख के कितना 4 0 इतना बढ़ेगा, ठीक है ना, 12 लिख के। अच्छा एक को 2 वर्ष के लिए दिया गया और दूसरे को P को 2 वर्ष के लिए इतने उधार दिया गया, उतने बचे हुए रुपए को समान वर्ष के लिए 18। अच्छा दूसरा ब्याज 18 है, देखो गलत हो गया, यहाँ पे दूसरा मतलब ये जो Q को दिया गया है ना, इसका ब्याज जो दर है वो 18% लिया गया है। यहाँ Q को x रुपए दिया गया है 18% के हिसाब से, और कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, समय 2 ही वर्ष है और बटा 100, ये बराबर 360 की है, ठीक है ना, ये है। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये कटेगा नहीं, तब यहाँ 15 गुणे 2, 15 वर्ष गुणे 2। अब इसको आप हल कर लो, 18 दूना 36 और ये 15 दूना 30 हो जाएगा, वो 36 हो जाएगा। तो आप क्या करो ना 6 से काट लो, या 15 से 6 से काटोगे तो ये 6 से कितनी बार में कटेगा 5 बार में, और इसको 6 से काटोगे तो ये 6 बार में कटेगा, 6 से 6 बार में कटेगा, और ये 6 से कितनी बार में 60 बार में कट जाएगा, 60 बार में कट गया ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इस 5 का इधर अंदर गुणा कर ले लेते हैं 6 का यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 50,000 और माइनस 5x